हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एमजे एजुकेशन में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर वन का खंड ख, जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, और इसका आज हम लोग पार्ट 2 सेकेंड पार्ट का वीडियो देख रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका एक पार्ट हम पढ़ा दिए हैं, तो कृपया करके आप उस पार्ट को भी देख लें। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में वादा किया था, आज हम पढ़ाने वाले हैं नर्मदा आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आज देख लेते हैं आज का क्या हमारा मोटिवेशन है। एक चलते हम लोग तगड़े से मोटिवेशन के साथ। तो देखिए, आज का मोटिवेशन है, अगर लोग आपसे खुश ना हो तो परवाह मत करो, क्योंकि तुम यहाँ किसी के मनोरंजन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। मतलब जब आप किसी को पसंद नहीं है, आपको जब कोई पसंद नहीं करता है, तो आप जो है ना उस आपसे खुश नहीं है, तो आप ये परवाह मत करो कि वो आपसे खुश क्यों नहीं। आप उसका टेंशन मत लो। जो खुश है वो आइए, जो खुश नहीं है वो जाइए। हमसे खुश है तो आप हमसे बात करिए, हमसे खुश नहीं है तो आप हमसे मत बात करिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है अभी के टाइम जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो ज़िंदगी बनाने का होता है बच्चों, समझे। वो ज़िंदगी बनाने का होता है। अभी के टाइम में जो ज़िंदगी बना लिया सो बना लिया, और जो दूसरे की फ़िक्र में रहा कि वो हमसे बात कर रहा है, वो हमसे बात कर रही है, मतलब जो भी बात है कि अब आप उसको उस सब चीज़ को दिमाग में मत रखिए। ठीक है, अब आप अपने अनुसार अपने मन से अपने लगन से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं नर्मदा आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हम शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे नर्मदा आंदोलन के बारे में। कि देखिए, फर्स्ट बात पहले कि हम लोग जो पढ़े हुए हैं वो हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़े? हम लोग जल के बारे में पढ़े है ना। तो हम लोग पढ़े हैं जल संसाधन क्या होता है। तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग जो बात पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे जल संसाधन के बारे में। कि बच्चों जल संसाधन क्या होता है? तो जल संसाधन वो स्रोत है। देखिए, जल जो है ना वो जीवन है। ठीक है ना, हमारे जीवन का एक ही है, मतलब जो जीवन चल रहा है, तो चल तो बहुत चीज़ से रहा है। अभी जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल समझिए जल से चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो गॉड गिफ्टेड है हम लोग को। ठीक है, जल संसाधन का जो है ना डिफिनेशन फिर से एक बार सुन लीजिए। जल संसाधन जल का वे स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, और अधिकांशतः मनुष्य को ताजे जल की आवश्यकता होती है, और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या है, पृथ्वी पर जल के स्रोत। अब जल के जो स्रोत आते हैं पृथ्वी पे वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार के स्रोत होते हैं: भूपृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल, भूमिगत जल, महासागरीय जल। और ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े हैं क्या? तो हम लोग फिर पढ़े हैं कि ये क्या कहते हैं, हाँ, समुद्र में कितना जल रहता है, हमारे पीने के लायक कितना जल रहता है। तो जल्दी से बता दीजिए समुद्र में कितना जल रहता है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिए कि समुद्र में जल कितना % रहता है हम लोग के यहाँ। तो इसका सही आंसर होगा 96%, 96.5% समुद्र में जल रहता है। ठीक है, और फिर पीने योग्य कितना जल रहता है, मतलब पीने लायक पानी, तो पीने लायक पानी रहता है हम लोग को 2.5%। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। तो आगे में, हाँ, तो आगे में क्या है, तो हम लोग जल का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? भोजन बनाने में, क्या कहते हैं, भोजन बनाने में, घर बनाने में, पानी पीने में, इत्यादि बहुत सारे काम हैं जहाँ पे हम लोग जल का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो मतलब इसमें है क्या कि नदी, इसका देखिए क्या है बहुउद्देशीय परियोजना में, देखिए इसमें है क्या कि नदी के देखिए आप लोग पहले ये समझिए, खेत और को जो पटाते होंगे आप लोग, पानी से जो पटाते होंगे, वो सब पानी कहीं ना कहीं से तो लाते होंगे ना। तो सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, मनोरंजन और के लिए जो जल का यूज होता है ना, हम लोग जो उस जल को यूज करते हैं अपनी कुशलता के अनुसार, कुशलता, क्षमता, आधुनिकता के अनुसार जो उस जल का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को मतलब सिंचित करने के लिए आधुनिक सहारे से नदियों के ऊपर बांध बना के। ठीक है, तो देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने क्या कहा था?
बताइए। तो उसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम लोग अब जानते हैं। अब शुरू होगा हम लोग का मेन टॉपिक, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो तब तक ये बात समझ लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो जैसे देखिए, हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं तो कोई ना कोई हम लोग का वो होता है कि मेन उपलक्ष्य होता है कि हम इस कारण से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उस कारण से कर रहे हैं। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में था कि नर्मदा जो है ना, एक नदी है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो उसके ऊपर एक बांध बनाया जा रहा था, ठीक ना, उसके ऊपर बांध बनाया जा रहा था। अच्छा, अब बांध बनाया जा रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं था। वो बांध का जो ऊंचाई था ना, वो जो बांध का ऊंचाई था, वो बांध का ऊंचाई कितना था? तो 130 मीटर था। कितना मीटर था ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। वो बांध का ऊंचाई कितना था? तो 130 मीटर। कितना? तो 130 मीटर था उस बांध की ऊंचाई, ठीक है। तो अब उस बांध में क्या हुआ था कि वहाँ के जब वो मानिए बांध जो है ना, वो बांध टूट जाता है, ठीक है ना, वो बांध जो है नहीं रहता, वो बांध टूट जाता हम लोग का, ठीक है ना। तो वहाँ के अगल बगल के जो गांव हैं, तो अगल बगल के जो है ना, कितने 2-3 गांव, तो सोचिए ऐसे ही लीजिए, 2-3 गांव तो ऐसे ही बाढ़ आ जाता 2-3 गाँव में उस नदी के चक्कर में। तो 2-3 गाँव में तो ऐसे ही बाढ़ आ जाता। तो जिसके कारण से 2.5 लाख व्यक्ति, कितने? तो 2.5 लाख व्यक्ति जो है वो क्या किए, इस आंदोलन को शुरू कर दिए कि नहीं, नर्मदा नदी का जो है ना, हम लोग को 2.5 लाख आदमी का पहला वो था, मांग था। आंदोलन करते तो कुछ ना कुछ तो मांग होता है ना। तो वो पहला मांग क्या था कि वो पहला मांग था 2.5 लाख व्यक्ति को, उसको पुनर्निवास के लिए ज़मीन चाहिए था। भाई जब ज़मीन ले रहे हो तो ज़मीन दोगे भी, है ना। तो पुनर्वास के लिए उसको ज़मीन चाहिए था। दूसरा कारण क्या था इसका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का? दूसरा कारण था कि 130 मीटर जो ऊंचा है, तो वास्तव की ये बात तो आप लोग सोचिए, जब वो टूट गया तो कितने सारे पेड़ बहेंगे और फिर वो सड़ेंगे गलेंगे पानी में, है ना। तो जिसके कारण से हम लोग के प्रकृति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। तो जिसके कारण से एक प्राकृतिक की भी समस्या आ रही थी, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जो ये भी था। और वहाँ पे जो वो बांध था ना, जिसकी लंबाई 130 मीटर है, इस बांध की जो लंबाई 130 मीटर है, तो इस बांध का कुछ एक स्पेशल नाम पड़ा, वो नाम था सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर नाम था बांध का। तो उस बांध का क्या नाम था? तो उस बांध का नाम था सरदार सरोवर। तो अब बच्चों कि अब ये समझिए आप लोग, उस बांध का जो नाम सरदार सरोवर हमारा बांध था, इससे पहले जो हम लोग बांध बनाए थे तो उसका नाम बना रहे थे तो उसका नाम सरदार सरोवर था। अब नर्मदा नदी पे एक ही बांध नहीं बनेगा, और सब बांध था। तो टोटल आप लोग इतना याद रखिएगा कि उस नर्मदा नदी पे 465, कितना? तो 465 बांध का जो है ना, वो टेंडर लिया था कि हाँ 465 बांध बनेगा, ठीक है ना। आप लोग ये सोचिए, आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि हमारे रामचंद्र जी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे कि कैसे एक बांध चढ़ाए और फिर ये तो 130 मीटर का था ना, एक बांध चढ़ाए और क्या किए कि अब उसको समुद्र के तरफ, पहले उसको रिक्वेस्ट किए थे, ठीक है ना, कि आप मान जाइए, आप हमको जाने के लिए रास्ता दे दीजिए, ठीक है ना। तो समुद्र तो माना नहीं। समुद्र बोला क्या, नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मानेंगे हम। समुद्र तो कहते हैं ना, लात का देवता बात से नहीं मानता है, तो वही लात का देवता था। तो समुद्र के ऊपर जब वो तीर चढ़ाया, वो रामचंद्र जी जब हमारे तीर चढ़ाए समुद्र के ऊपर, तो समुद्र देवता तब प्रकट हुए और हाथ जोड़ के विनती किए कि कृपया करके आप हमें नहीं मारिए। तो रामचंद्र जी बोले क्या, नहीं, हमको पार करना है समुद्र, जैसे भी वो लंका में जाना है। तो अब लंका पे जब वो चढ़ाई करने वाले थे, तो उसके लिए तो समुद्र पार करना था। तो उसी में जो है ना, समुद्र देवता कहे, आपके जो वानरों सेना में से है, आपकी जो सेना जो है, रामचंद्र जी को बोले आपकी जो सेना है, तो उस सेना में जो है ना, नल और नील नामक एक 2 व्यक्ति हैं, 2 मतलब आदमी है, जिसको आप बोलिए तो वो क्या करेगा, जब वो पत्थर फेंकेगा तो वो पत्थर पानी में तैरेगा, जो पत्थर फेंकेगा। तो फिर क्या कि रामचंद्र जी जो थे हमारे, उनको वो 14 वर्ष का, तो पहले सोचिए वनवास था, 14 वर्ष का तो वनवास था रामचंद्र जी का। तो वो रामचंद्र जी का जो 14 वर्ष का वनवास था, हाँ, रामचंद्र जी का जो वो 14 वर्ष का क्या कहते हैं वनवास था, तो उस वनवास में ही वो ये सब काम कर दिए। तो सोचिए कि वो 14 वर्ष में ही इतना बड़ा काम कर दिए रामचंद्र जी। वो रावण को घमंड तोड़ दिए। भाई घमंड तो अच्छों का टूट जाता है, समुद्र को भी घमंड था कि हम बहुत विशाल है, लेकिन रामचंद्र जी के तीर के सामने कुछ नहीं हुआ। तो अब वो उसको तो पहले तो रावण को का वध किए रामचंद्र जी, फिर लंका पे चढ़ाई किए, और इन सब में के बीच में जो वो पुल बनाए थे, वो जो समुद्र के ऊपर
सोचिए पुल बनाए थे, वो पुल कितना लंबा होगा। यहाँ तो 100-200 मीटर का पुल बनाने में पता चलता है कि बस ले लिया टाइम 6-7 महीना 10 महीना कुछ दूर का पुल बनाने में, सॉरी 6-7 महीना नहीं 6-7 साल 60 साल ऐसे ले लिया। पता चला जब समुद्र पे बांध बनाने के लिए कह दिया गया तो पता चला आप भी उसी समुद्र पे बांध बना रहे हैं, आपका बेटुओ उसी समुद्र पे बांध बना रहा है और उसका भी बेटा उसी समुद्र पे बांध बना रहा है। आजकल के इंजीनियर ऐसे हैं कि 100 मीटर बांध को जब 10 साल 20 साल खींच लेते हैं तो वो समुद्र की बात है, तो पता चला वो भी चला रहा है, उसका बेटा भी उसी पे काम कर रहा है, उसका भी बेटा उसी पे काम कर रहा है। तो अब खैर ये सब बात छोड़िए, तो वो बता रहे थे नर्मदा नदी पे भी जो है ना। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर कितना बांध बनाने का टेंडर लिया गया, तो 465 बांध बनाया। अब बोला कि भाई सब तो उतना बड़ा बड़ा बांध है तो हमको उतना अच्छा से नहीं होगा, तो आप लोग क्या करिए कि मतलब नुकसान होगा, उतना लंबा चौड़ा बांध हमसे नहीं बनेगा इतना जल्दी, तो आप लोग क्या कीजिए। तो उसमें बोला क्या पूरा तो नहीं, हम 30 बांध जो है ना वो बड़ा बांध बनाएंगे, ठीक है ना। वो 30 बांध बड़ा बांध के लिए तैयार हो गया 30, ठीक है ना। और फिर बोला 30 बांध हम बड़ा तो बना दिए, अब क्या करना है कि उस पे 135 बांध जो है ना और बनाना है, वो मंझला बांध बना देंगे हम लोग, जो बड़ा से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना। और बोला बाद बाकी जो बांध बचेगा वो हमारा 300 जो बांध है तो वो हम छोटा छोटा बांध बनाएंगे, उससे छोटा मोटा जो कार्य होगा वो हम छोटा मोटा बांध बना देंगे। और बोला क्या ठीक है 30 बांध तो आप बना दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको 30 बांध से भी काम चला लेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है, आपको उसमें एक बड़ा बांध भी बनाना पड़ेगा जो उसका नामी बांध होना चाहिए। तो अब उस बड़ा बांध का क्या नाम रखा गया, उस बड़ा बांध का यहाँ पे नाम लिख देते हैं। हाँ, तो उस बड़ा बांध का नाम रखा गया हमारा सरदार सरोवर बांध। क्या, सरदार सरोवर बांध। तो उस बांध का क्या नाम रखा गया हमारा, तो उस बांध का नाम रखा गया सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो ये हो गया मतलब कुछ बेसिक चीज़ नर्मदा नदी के बारे में समझने के लिए आप लोगों को, कि आप लोगों को हाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा नर्मदा नदी के बारे में। हाँ, एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए, नर्मदा नदी जो है ना किस किस राज्य से होकर गुजरती है, आप ये भी समझ लीजिए, आपको एक और टॉपिक पढ़ने को मिलेगा उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो मानिए ये जो हमारी नर्मदा नदी है, ये जो हमारी नर्मदा नदी है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी किस राज्य से होकर गुजरेगी, पहला समझ लीजिए आप गुजरात, ठीक है, गुजरात से होकर गुजरती है। दूसरा किससे गुजरेगी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। और तीसरा किससे गुजरेगी, तो वो मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, एमपी समझिए, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी जो है हमारी, ये नर्मदा नदी जो है वो इन 3 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है बच्चों। आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग का नर्मदा नदी के बारे में क्या। ये बस बेसिक चीज़ हुआ, अब आप लोग को विस्तार से अब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा देर के लिए वीडियो बंद हो गया था। तो चलिए जैसा कि आप लोग बेसिक चीज़ समझ चुके होंगे नर्मदा नदी के बारे में, या फिर हम एक बार बता देते हैं, नहीं पता वीडियो कब से बंद है, तो ठीक है। तो एक बार हम फिर बता देते हैं आपको नर्मदा नदी आंदोलन के बारे में। तो देखिए बच्चों कि नर्मदा नदी आंदोलन के बारे में क्या है, तो उसमें सरदार भाई नर्मदा नदी है हमारी, वो 3 राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक ना। और इन सब से होकर वो गुजरेगी हमारी नर्मदा नदी। इसमें जो है टेंडर लिया गया था कितना, तो उसमें टेंडर लिया गया था 465, ठीक ना बच्चों। उसमें कितना का टेंडर लिया गया था, 465 बांध का टेंडर लिया गया था, ठीक है ना बच्चों। तो अब 465 बांध का जो वो टेंडर लिया गया था, तो उस टेंडर में क्या बोला गया था कि मतलब आप 465 बांध बनाइए, हम मान गए कोई बात नहीं, जिसमें 30 बड़ा बांध, ठीक है ना बच्चों, और छोटे बांध बनाए जाएंगे 300 और मंझले बांध 135, ठीक है। तो अब बच्चों अब इसमें ये नर्मदा नदी जो आंदोलन चल रहा था, तो अब इसमें जो होता है देखिए, अब अभी का इंजीनियर का क्या करता है, 100 मीटर का कुछ पुल बना देगा तो उसमें कितना टाइम ले लेगा, तो उसमें टाइम ले लेगा कितना, तो मानिए ना 10 साल 20 साल ऐसे आराम से उन लोग वो ले लेगा। तो आप लोग एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, मतलब ये सच्ची घटना है। हमारे रामचंद्र जी के बारे में तो आप लोग सुने होंगे,
सुने हैं ना, हमारे रामचंद्र जी जो है उसके बारे में तो आप लोग सुने होंगे। तो ये बात भी आप लोग पक्का सुने होंगे, जब उनको 14 साल का जो वनवास हुआ था, रामचंद्र जी को कितना साल का, तो 14 साल का जब वनवास हुआ था, तो उसमें वनवास तो हुआ, ये पता है सबको। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि उसका जो सीता जी है ना, रामचंद्र जी की जो वाइफ है सीता जी, तो सीता मैया जो रामचंद्र की वाइफ है, तो उनको जो है ना रावण अपहरण कर लिया, ठीक है ना, उनका रावण अपहरण कर लिया। कौन अपहरण किया, तो रावण। तो अब ये रावण जो अपहरण किया, तो रामचंद्र जी को तो भाई बचाना था। तो अब वो क्या किए रामचंद्र जी, वो चले गए मतलब लंका। वो लंका जब जाने लगे तो उसके बीच में क्या आया, तो उसके बीच में आया समुद्र। तो अब वो समुद्र देवता से विनती किए, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, वो समुद्र देवता से विनती किए कि भाई आप जो है सूख जाइए, या आप हमको जाने के लिए रास्ता दे दीजिए, हमको जाना है लंका। लंका तो समुद्र से होके जाता है, लंका कौन, वही अपना श्रीलंका, ठीक है ना। तो वही अपना श्रीलंका के बारे में रामचंद्र जी बोल रहे हैं। तो वो तो बोले क्या, हमको लंका जाना है, तो आप हमको जगह दे दीजिए तो हम जाएंगे लंका। तो अब समुद्र देवता क्या किए, वो मतलब माने नहीं। तो वो क्या होता है ना कि लात के भूत बात से नहीं मानते हैं, ये भाई लात के देवता है तो अब बात से ही मानेंगे नहीं। तो रामचंद्र जी उठाए अपना धनुष और चढ़ाए बाण, बोल दिए क्या, अब जो होगा सो होगा, आपको हम सुखाइए देते हैं भाई। अब रामचंद्र जी समुद्र को सुखाने पे तुल गए भाई, अब बचने नहीं देंगे, सुखा देंगे, आप मेरा बात नहीं माने हैं, है ना। रामचंद्र जी के पास पावर था, वो हमारे रामचंद्र जी हमारे पास, उनके पास पावर था, तो वो पावर का यूज़ किए वहाँ पे, बोले कि आप तो हम आपको सुखा देंगे, कि चलिए। तो अब क्या किए, वहाँ पे फिर समुद्र देवता जो है ना प्रकट हुए हैं। समुद्र देवता बोले क्या कि आपके ही जो है ना सेना में नल और नील नील नाम, ठीक ना, नल और नील, ठीक ना, नल और नील नाम के जो दो मतलब आपकी सेना में आदमी हैं, जो हमारे ऊपर पत्थर देंगे, पत्थर फेंकेंगे तो वो तैरने लगेगा समुद्र पे, ठीक है ना। तो रामचंद्र जी बोले अच्छा ठीक है तब। तो वो नल और नील और जितने भी सेना थे उनको आदेश दिए, यहाँ पे श्रीलंका है हमारा, ये हमारा श्रीलंका है, क्या है, तो श्रीलंका, रुको, श्रीलंका को SRI लिख देते बस। तो ये हमारा श्रीलंका है, समझे बच्चों। तो वो नल और नील को आदेश दिए कि अब तुम इसके ऊपर बांध बनाओ। तो वो राम जी की जो सेना इतनी ताकतवर थी, वो जो बांध था वो कितना कुछ दिन में तैयार कर दिए, कुछ दिन में। और क्या हमारे जब उसको कह दीजिएगा, इंजीनियरों को कह दीजिएगा कि आप बांध तैयार करिए, तो भाई पता चला कि 100 मीटर 200 मीटर का बांध को तैयार करने में वो लोग लगा दिया आराम से 10 साल। और वही रामचंद्र जी देखिए कितना कम दिनों में, कुछ दिनों में ही, 14 साल में तो जब बातें हुआ 14 साल का, तो 14 साल में वो बांध बना के तैयार कर दिए, वो जो पुल थे वो तैयार कर दिए हमारे रामचंद्र जी। तो सोचिए वो कितने पावरफुल होंगे, समुद्र को सुखाने की भी बात कर रहे थे, तो आम आदमी तो होंगे नहीं हमारे रामचंद्र जी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रामचंद्र जी का बात तो बहुत हुआ, ठीक है। तो मतलब वही बता रहे थे कि ये जो समुद्र पे जो इतना हम लोग का जो चीज़ हो रहा है, मतलब समुद्र पे जो बांध बना, पुल बना था, तो वो कुछ साल में ही मतलब सब चीज़ हो गया, कुछ दिन का बात समझिए। और आज के इंजीनियरों को देखिए कि थोड़ा सा लिए भी इतना करेंगे। तो वही अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन पे जो सबसे बड़ा पुल था वो 130 मीटर का था। कितना था? 130 मीटर का पुल था, जिसका नाम था सरदार सरोवर पुल। क्या पुल नहीं, मतलब बांध, सॉरी, सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर बांध जो था वो क्या कहते हैं, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा था। बोल रहा था क्या, अब वहाँ पे मुख्य मांग थी कि इसकी लंबाई को जो है ना, सरदार सरोवर की जो लंबाई है भाई उसको कम करो, नहीं तो गलती से वो टूट गया तो बस हो गया, पर्यावरण कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई अते पता नहीं। और ये 2.5 लाख व्यक्ति, कितने व्यक्ति बच्चों, तो वो 2.5 लाख व्यक्ति ये आंदोलन कर रहे थे कि 2.5 लाख व्यक्ति कि नहीं, सरदार टूट गया ना भाई, तो हम लोग का तो गया काम से, हम लोग गए, समझे हैं, तो वो हम लोग गए काम से, ऐसा बोलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई आप इसको कम कर दीजिए तो हम लोग के लिए ठीक है। तो अब भाई सोच में पड़ गए, नर्मदा नदी आंदोलन इसी कारण से हो भी किया। तो अब दूसरा कारण क्या था कि पर्यावरण को लेकर के दूसरा समस्या था। ये पर्यावरण का भी संकट होता है ना। मानिए आप लोग भी पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा जब पानी में चले जाएगा तो ज़्यादा दिन रहेगा, तो वास्तव बात है, ये बात तो स्वाभाविक है कि सड़ेगा, गलेगा। समुद्र जब बाढ़ आएगा बच्चों, तो वो तो एक दिन के लिए तो आता नहीं है, रहता है कई दिनों तक। तो अब वो मानिए जो सड़ेगा, गलेगा, तो मतलब एक तरह से पर्यावरण का भी हानि होगा। और वो 2.5 लाख आदमी का जो घर गया सो गया।
तो अब 2.5 लाख व्यक्ति का मांग था, उसको पुनर्निवास चाहिए। और दूसरा क्या कारण था, फिर बाद में कारण बना कि इसका जो ऊंचाई जो है नर्मदा नदी आंदोलन का वो कम करिए, ठीक है ना। और सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पे बांध जो बना था सरदार सरोवर, उसका ऊंचाई कम करिए, ठीक है ना। और लास्ट में जो होता है ना, बीच में जो बोलता है क्या चलो तुम लोग जो कर रहा है अब हम भी नेतागिरी करेंगे, तो उस नेतागिरी करने के लिए कौन आए, तो मेघा पाटेकर आए, ठीक है ना। मेघा पाटेकर नेतागिरी किए, ठीक है ना। तो वो जो नेतागिरी का जो काम संभाले ना, तो वो नेतागिरी का जो काम संभाले वो कौन थे, तो मेघा पाटेकर थे नेतागिरी के लिए। बोला नहीं भाई तुम लोग आराम से करो, हम तो यहाँ नेतागिरी कर लेंगे, आप लोग बस करिए, हम आगे शांति से सब बात सुलझाएंगे। तो सब बोला ठीक है। तो नेतृत्व कौन की, तो इस नेतृत्व कौन है, तो ये नर्मदा नदी आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया। तो भाई ये भी तो अच्छा काम के लिए ही ना नेतृत्व किए, तो वो भी सपोर्ट कर रहे थे मेघा पाटेकर। वो अब क्या किए, तो वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर लिए। नेतृत्व जो करता है ना, वो क्या कर रहा है कि एक सही दिशा दिखा रहा है उसको। मानिए किसी को भी कोई चीज़ का जो नेतृत्व करेगा तो वो एक सही दिशा दिखाएगा, शांति से बातचीत करेगा, जो भी करेगा नेतृत्व जो करते तो वो मतलब सबका उसके ऊपर विश्वास बन जाता है, जिसके कारण से वो नेतृत्व संभाल लेते हैं, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग सुने होंगे, कैसे कुंवर सिंह भी नेतृत्व संभाले थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका भी जो है शासन हाथ से ले लिया था अंग्रेज, वो नेतृत्व कर ली, क्या कहते हैं, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन। हम लोग जैसा कि सब जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। तो इसमें क्या गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो भारत में जो ना चल रहा है एक पर्यावरणिक आंदोलन, पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है, ठीक है ना। इसमें पहली बार पर्यावरण तथा विकास संघर्ष, मतलब सोचिए अभी तक में पहली बार ऐसा हुआ है, विकास संघर्ष को राष्ट्र स्तर पर चर्चा का विषय बनाया गया। तो राष्ट्र स्तर पर इसको चर्चा का विषय बनाया गया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता का भी भागीदारी रही। इसमें नॉर्मल आदमी नहीं, वैज्ञानिक भी थे, सरकारी गैर सरकारी संगठन और आम जनता भी इसमें जो है ना भागीदारी लिए थे इस आंदोलन में। भाई अब जो मानिए ये जो क्षेत्र है, मानिए इतना दूर का जो क्षेत्र बहेगा, तो इसमें तो क्या सब पढ़ा ही लिखा आदमी क्या इतना दूर का जो क्षेत्र रहेगा, तो इसमें क्या ये गारंटी लिया क्या कि नहीं इसमें सब मूर्ख रहेगा या सब पढ़ले लिखले रहेगा या सब क्या कहते हैं जो भी मतलब सब व्यापारी करेगा, ऐसा इतना दूर का जो क्षेत्र है, इतना दूर का जो एरिया है, उसमें क्या ऐसा लिख के दिया है क्या ये बात। तो इसीलिए इस आंदोलन में जो है ना सरकारी, गैर सरकारी और आम लोग भी इसमें भागीदारी लिए, ठीक है ना बच्चों। और यही आंदोलन का मुख्य रूप से एक बांध निर्माण को लेकर शुरू हुआ, ठीक है बच्चों। नाम सरदार सरोवर बांध था, जैसा कि हम बता दिए हैं आपको कि सरदार सरोवर बांध को लेकर ही ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। जिस बांध का नाम सरदार सरोवर, ये बांध निर्माण को लेकर शुरू हुआ था, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये जो है ना बांध निर्माण को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक ना, जिसका नाम सरदार सरोवर बांध था, ठीक है ना। और जिसका शिलान्यास नेहरू ने 1961 में किया था। नेहरू ने इसका जो शिलान्यास है वो 1961 में किया था। और देखिए प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव जो इस आंदोलन का था वो प्रस्ताव क्या था, तो प्रस्ताव ऐसा था कि इस बांध की ऊंचाई 130 मीटर होगा, ठीक है ना। और शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों का विस्थापन को रोकना था। ये जो शुरुआत में जो इस आंदोलन का उद्देश्य था, पर्यावरण तो विनाश होता ही और लोगों का विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहतों कार्यों को देख रेख तथा उसके अधिकारों के न्यायालय में जाना बन गया, ठीक है ना। और जिन लोगों को बांध निर्माण की परेशानियां होगी, मतलब जो लोग को बांध निर्माण से परेशानियां होगी उनको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। देखिए ये कितना गलत बात है बच्चों। मानिए आपके ज़मीन पे कोई काम होने वाला है और आपको जानकारी नहीं दी जाए, अचानक से बोले नहीं भाई तुम ज़मीन खाली करो, कितनी बुरी बात है ना। तो इसी कारण से, यही सब कारण से आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है।
तो देखिए ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, मेरे से पूछे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। और ना ही उन्हें कोई परामर्श लिया गया। तभी मेघा पाटेकर और उनके सहयोगियों ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो देखिए मानिए बच्चों, जो जागरूक लोग होते हैं ना, वो कोई भी चीज़ के लिए जो है ना आवाज़ करते हैं, मतलब वो आवाज़ उठाते कि नहीं ऐसा आप लोग मत करिए, कि जो भी है मतलब वो आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आवाज़ उठाना कोई एक तरह आंदोलन भी कहा गया है, यहाँ पे कहा जाता है। तो देखिए वहाँ पे इस आंदोलन में जब आपके ज़मीन पे कोई भी गैर कानूनी कहा जाए, मतलब आपको बिना बताए कोई भी चीज़ परियोजना मतलब लागू किया जाएगा कि हाँ आपके ज़मीन पे ये बन रहा है, वो बन रहा है, आपको पता नहीं है ये बात, और अचानक से आएगा, आपको जिस दिन बनेगा उस दिन बोलेगा भाई खाली करिए, या 2 दिन पहले आके बोलेगा खाली करिए। तो कितनी बुरी बात है ये। आप लोग कहाँ जाइएगा, तुरंत आप लोग को कहाँ रहन सहन का व्यवस्था होगा, और वो चीज़ भी आपको पसंद नहीं आया, वो कार्य भी आपको पसंद नहीं आया, जैसे बांध बनना था। तो बच्चों एक तरह से देखी जाए तो ये बुरी बात है, समझे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारियों को न्यायालय जाना, बांध निर्माण के लिए परियोजना की जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना बच्चों। उनको तो जानकारी दी नहीं गई, और ना उन्हें कोई परामर्श लिया गया। तभी मेघा पाटेकर और उनकी सहयोगी ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है ना। तब मेघा पाटेकर नाम के जो व्यक्ति थे तो उनको गुस्सा उठा, बोला भाई जो अत्याचार करना था आप कर लिए हैं, अब हम अत्याचार आपको करने नहीं देंगे अत्याचार आपको करने। आवाज़ उठाई और 1988 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। हम आपको इससे पहले वाली क्लास में बताएं नर्मदा बचाओ आंदोलन कब, तो 1988 में शुरू हुआ। तो 1988 से 1989 तक ये आंदोलन शुरू किया गया। बात सही है, जब देखिए पानी सर से ऊपर होना तब आंदोलन करना चाहिए। आपको जब जानकारी दी नहीं गई, यहाँ पे आपको जानकारी दी नहीं गई कि आपके घर के ऊपर, घर पे को हटाइए, आप जो भी चीज़ है इस बारे में कि आपको नर्मदा नदी के बारे में आपका ज़मीन ले रहे हैं, तो ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया, कितना गलत बात है ना। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन किए इसीलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चों इसी के साथ नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन जो है ये टॉपिक तो आपका ख़त्म हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए जिसके कारण से हमें पता चले कि आप लोग को हाँ कि ये जो पीछे पढ़ा है वो याद है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या कहते हैं समुद्र में कितना जल है, ठीक है, और पीने योग्य कितना % जल है, समुद्र में कितना % जल है, आप लोग ये बताइए, ठीक है बच्चों। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो सरदार सरोवर बांध है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, और इसमें कितने व्यक्ति थे जो इसमें भागीदारी लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने संभाला, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन का कारण क्या था, ठीक है। चलिए बताइए बच्चों, अब इतने जो हमारे पास जो 6 क्वेश्चन हैं, आप इन 6 क्वेश्चन का जो है आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों आगे है अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, चलिए इसके बारे में हम लोग पहले आपको कुछ समझाते हैं जिसके कारण से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में आप जैसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ से जो है मानिए ये मानिए नदी है भाई, चलिए नदी भी अच्छा बना है। तो देखिए ये जो आपकी नदी है, मानिए इसका भी नाम नर्मदा ही नदी रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये भी हमारी मानिए नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का अभी पढ़े हुए हैं तो ध्यान में भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा नदी के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, हम इसी नदी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये देखिए मानिए नर्मदा नदी है, पहले इसमें पानी डाल रहे हैं अभी नर्मदा नदी में। तो बच्चों देखिए ये जो हमारी नर्मदा नदी है, अब ये नर्मदा नदी जो है ना, ये तो कोई ना कोई जगह से होके बहेगी, ऐसा तो नहीं है ये नदी उड़ेगी नहीं ना, तो ये तो बहेगी। तो अब देखिए ये जो नदी जो है ना हमारी, जो ये नदी बहती है, नर्मदा नदी जो बहेगी, तो वो कहाँ पे बहेगी, तो वो कोई ना कोई तो जगह पे बहेगी, तो वो राज्य से होके गुजरेगी। पहले मानिए जगह का नाम, आप मानिए गांव है तो कोई गांव का नाम तो उतना नहीं चलेगा, तो इसलिए राज्य का नाम लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मानिए वो बहती है, मानिए नहीं वो बहती ही है उस जगह से, तो वो बहेगी राजस्थान से, ठीक है ना, आर से सूचित करते हैं इसको, ठीक है ना। राजस्थान से मानिए वो बहेगी, ठीक है। और कहाँ से बहेगी, तो गुजरात से भी बह जाएगी थोड़ा मोड़ा,
ठीक है। और कहाँ से बहेगी तो बोलिएगा सर मध्य प्रदेश से, आप बताए हुए हैं पहले मध्य प्रदेश से भी बहती है। और कहाँ से बहेगी तो बचा कौन, तो महाराष्ट्र से, ठीक है ना। तो ये 4 राज्य से होके गुजरेगी। तो देखिए अब 4 राज्य का, राजस्थान बोलेगा क्या, हम इसका पानी ज़्यादा यूज करेंगे, गुजरात बोलेगा हम, मध्य प्रदेश बोलेगा हम, अब महाराष्ट्र बोलेगा हम करेंगे भाई यूज, मध्य प्रदेश बोलेगा हम इस पर बांधे बनाएंगे, हम पानी ये रोक देंगे। तो अब जैसा भी है, मतलब ये सब जो बोला ऐसे ऐसे काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब इन लोग के बीच में, इसके 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 बीच में, और ऐसे में सब में एक दूसरे में जो है वाक विवाद, लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना बच्चों, वो सब इसके बीच में भी चल रहा है। तो इन सब के बीच में जो है ना वाक विवाद, लड़ाई झगड़ा ये सब चलते रहता है, ठीक ना, कि ताना तानी, मतलब जैसा भी है इन सब के बीच में एक दूसरे में जो है ना होते रहता है, वाक विवाद होगा, मतभेद होगा पानी को लेकर के, ठीक है ना। तो अब ऐसा ना हो, ये जो इतना लंबा चौड़ा जो हमारा प्रोसेस है कि अब ऐसा ना हो, तो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए कहा गया है क्या कि भाई अब लड़ाई झगड़ा से बहुत हो गया, अब वाद विवाद बहुत हो गया, अब ये सब चीज़ ठीक किया जाए, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये सब चीज़ ठीक किया जाए ऐसा कहा गया। तो अब ठीक करने के लिए ये जो चीज़ हुआ, इतना झगड़ा जो इतना झेल झाल हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए जो है ना 1969 में, कब, तो 1969 में जो है एक जल विवाद न्यायालय प्राधिकरण का स्थापना किया, ठीक है ना, जिसके कारण से इन सब के बीच में लड़ाई का सॉर्ट आउट हुआ, झगड़ा खत्म, ठीक ना। तो अब जो भी झगड़ा होगा तो अब यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या है टॉपिक। तो बच्चों देखते हैं क्या है, तो देखते हैं आज क्या है। तो नर्मदा नदी के बारे में बोला गया है। तो नर्मदा नदी जल विवाद के क्या कारण है, तो किसी भी विशेष, क्या बोल रहा है बाबू, तो किसी भी विशेष नदी में जल 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है, तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद या युद्ध होते हैं, वाक्य युद्ध होते हैं, जिसके अंदर राज्य विवाद जल विवाद कहते हैं, जिसको जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी को पानी को लेकर 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए हम बोले थे ना नर्मदा नदी और ये 4 राज्य का ही नाम बोले थे, में जल को उपयोग को लेकर सहमति बनाई गई और विवाद शुरू हो गया। और 1969 में न्याय प्राधिकरण के विवाद को प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है बाबू, आप लोग समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ें तो उससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ मानिए जल नहीं रहेगा, ये हमारे यहाँ जल नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं के रहेंगे, हम लोग को पानी पीने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो जल नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो अब ये पता हम लोग कैसे करेंगे, बोलिएगा सर हमारे पास तो है जल, हमको तो जल मिलता है, हमको भाई हम कोई तो ख़रीद के लेते हैं, तो कोई ट्यूबवेल से लेते, बोलता है हमको तो पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। तो क्या हम समझेंगे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कि जल की कोई कमी है या जल की कमी नहीं है, क्या हम ऐसे कैसे समझेंगे। तो बबुआ हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि देखिए कि ये मानिए एक आदमी हुआ, रुकिए हम आदमी बना रहे हैं। तो देखिए ये एक आदमी हुआ, ठीक ना, अच्छा खासा आदमी हुआ ये, ठीक ना। अब ये आदमी, पहले आप इतना भी एक और चीज़ बताइए, 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर, 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर बताइए। तो इसका होगा 1000 लीटर, समझे। तो हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि 1000 लीटर हुआ, समझे बच्चों। तो चलिए अब इतना समझ गए। तो आप एक और नाम जानिए, एक नए व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं, उसका क्या नाम था, जो स्वीडन के थे, फॉल्कन मार्क, ठीक है ना। क्या नाम था, उसका नाम था फॉल्कन मार्क, समझे, उसका नाम था फॉल्कन मार्क, जो स्वीडन के व्यक्ति थे, निवासी। अब वो क्या बोले कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको तो जल की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो हमारे व्यक्ति है, ये जो आदमी है उसको जल की ज़रूरत तो पड़ेगी भाई, है ना भाई, कितना खुश लग रहा है ये। तो इस व्यक्ति को तो जल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इसको जल कहाँ से देंगे हम लोग।
तो अब लोग भी सोच में पड़ गए कि भाई ये जो हमारा प्यारा सा व्यक्ति है तो इसको हम लोग जल का कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तो वो तो बोला क्या, ये व्यक्ति बोला हमारे पास तो पर्याप्त जल है। तो बोला क्या, चलिए तो आपके पास पर्याप्त जल है, आप ये बताइए हमको। ये जो बोला फॉल्कन मार्क बोले कि भाई जब आपके पास पर्याप्त जल है तो आप हमको एगो बात बताइए कि ये जल आपको कैसे समझे कि आपके देश में पर्याप्त जल है, आपके पास पर्याप्त जल है, हमको बताइए। तो ये बोला क्या कि हमको दिन का 10-20 लीटर हम लोग तो यूज कर लेते हैं, जो हम लोग के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। हम 10 लीटर 5 लीटर पीते हैं, 5-10 लीटर इधर उधर करते हैं। सोचिए ना, 50 लीटर ही समझिए, दिन का 50 लीटर भाई हम यूज कर लेते हैं। तो हम समझ गए कि हाँ कि हमारे पास जो पर्याप्त जल है। तो बोला नहीं, आपका अधिकार 50 लीटर का थोड़ी ना है, आपको ज़रूरत 50 लीटर की थोड़ी ना है। ऐसे में आप कैसे पता चली, आप तो ऐसे में होइए गया, आप तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि कैसे है हम लोग के यहाँ मेरे पास जल का ज़रूरत है कि कमी है हमारे यहाँ। तो आप लोग बोले क्या, ये बोला क्या, चलिए इसको डाउट हुआ तो बोले आप ही बता दीजिए कि हमको कैसे पता करेंगे कि जल का कमी है कि नहीं है। तो ये बोला अच्छा ठीक है, हम इसलिए तो आए किए, हम बताते हैं आपको कि कैसे कमी नहीं है और कैसे कमी है। तो बोला जब आपके पास जो है ना कि प्रतिदिन 1000 घन मीटर आपको जब जल मिल रहा है। तो ये बोला क्या, रुकिए आप पहले हमको ये बताइए कि 1000 घन मीटर का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग के यहाँ पानी लीटर में बिकता है, आप लीटर के बारे में बोलिए। तो बोला क्या कि 1 घन मीटर जो है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो उसको तब ये दिमाग ख़राब होगा कि भाई, इसको तो तब ये दिमाग ख़राब होगा कि भाई 1000 लीटर, हम तो दिन का 85 लीटर यूज करते हैं। तो फिर वो बोला क्या कि चलिए आगे बढ़िए, आगे बताइए। तो बोला क्या, ये 1000 लीटर जो है ना, 1000 जो लीटर है उसको 1000 से और गुना करिए। आपको एक दिन में जब उतना जल मिल रहा है ना, जब आपको ये 1000 गुना 1000 जब जल मिल रहा है तो आप समझिए कि भाई हमारे पास तो जल की कोई कमी नहीं है। वो बोला कि अच्छा चलिए हम सरकार से पूछेंगे कि सरकार क्या हम लोग को इतना उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब ये आदमी गया कहाँ, तो ये आदमी जाएगा हमारे सरकार के पास। तो सरकार बोला, यह देखिए सरकार, तो सरकार बोला हमारा कि हाँ बोलो भाई क्या बात है तुमको, ठीक ना, दाढ़ी मूछ है एकदम सरकार को। तो बोला भाई क्या क्या काम है बोलो, और बैठा हुआ ये आसन लगा के। तो बोला भाई क्या काम है। तो बोला क्या सरकार हमको आप एक बात बताइए, आप हम लोग को क्या 1000 घन मीटर पानी देते हैं। सरकार तो भाई समझ गया कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोला कि अच्छा बबुआ तो हमको ये पूछ रहा है कि हम तुमको पर्याप्त मात्रा में जल दे रहे हैं कि नहीं। तो वो बोला क्या सरकार, जी सरकार यही हम पूछना चाह रहे हैं, आप हमको पर्याप्त मात्रा में जल दे रहे हैं कि नहीं। सरकार बोला ठीक है, तो तुम ये बात समझ लो कि हम तुमको जो है, तुम अपने समझदार है बाबू, कि जब तुम पूछने आया कि हम आपको पर्याप्त जल दे रहे हैं कि नहीं, तुम बाबू अपने समझदार है कि कैसे करना है। तो हम जो है ना तुमको बता दे रहे हैं, हम तुमको 1300, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम बता दे रहे हैं। तो हम तुमको 1300 घन मीटर जो है ना पानी हम तुम लोग को पर डे एक आदमी पे उपलब्ध करा रहे हैं। आगे अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमसे बात मत करिए, आप चाहिए, ठीक है ना। वैसे सरकार करती नहीं, आप बोला कि आप जाइए और को आने दीजिए, और भी हमसे डाउट पूछेगा अपना कि कैसे क्या करना है, जैसे आप पूछने आए। तो बोला क्या जी धन्यवाद सरकार। तो अब ये एकदम सीना चौड़ा करके गया फॉल्कन के पास, फॉल्कन मार्क के पास। अब बोल दिया क्या, भाई हमारे यहाँ तो मिलता है, पर्याप्त मात्रा में है जल, चलो बताओ। तो फॉल्कन मार्क पूछा क्या कि अब बताओ तुमको कितना जल मिल रहा है। हम बताए थे ना कि तुम लोग को पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। बोला क्या तुम ही बता रहे हैं हमको, हम पूछने गए थे अभी सरकार से कि हमको पर्याप्त जल मिल रहा है कि नहीं। तो सरकार बोला तुमको हम इतना बता रहे हैं कि 1300 घन मीटर जो है ना, आगे टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए काफ़ी है इतना जल। तो हम तुमको 1300 घन मीटर जो है ना जल दे रहे हैं, समझे। तो हम तुमको 1300 घन मीटर जल दे रहे हैं। फॉल्कन मार्क बोला चलिए आपका देश तो अच्छा है, आपका देश अच्छा है। सरकार एक और चीज़ बोल दिया था जाते जाते कि हमारे देश में जो बिजली बनता है ना, 22% बिजली तो पनवे से आता है रे भाई। तो वो बोला क्या अच्छा फॉल्कन मार्क को बोला क्या चलिए, फॉल्कन मार्क भी, ये जो फॉल्कन मार्क है वो सोचा कि भाई इसका देश तो अच्छा है, चलो आप दूसरा देश में जाएंगे, हम प्रवचन देंगे। तो बोला क्या ठीक है। तो ये आदमी एकदम खुश हो गया कि भाई हम भारत देश के आदमी हैं, हम एकदम खुश हो गए, भारत देश के आदमी है भाई। खुश हो गया ये आदमी कि हमको पर्याप्त मात्रा में जल दे रहा है। तो आप बोला कि भाई अब जल दे रहे हैं तो आप जल के संकट के बारे में भी पढ़िए। तो ठीक है, ये बोला क्या ठीक है, हम कोनो बात नहीं, हम संकट के बारे में पढ़ लेंगे। तो
और ये जो संकट के बारे में भी सरकार इसको बाद में पता चला कुछ दिन के बाद कि ये जो संकट है जल संकट के, ये जो जल संकट है इसके ऊपर भी एक बार हो चुका है लड़ाई, वाद विवाद ये जल संकट के ऊपर भी हो चुका है। ऐसा मत समझिए कि जल आसानी से ये जल संकट छूट जाएगा। तो इसके ऊपर भाई क्या वाद विवाद हुआ है, तो इसके ऊपर हुआ था जो भी हुआ था उस टाइम। तो अब क्या हुआ, तो 1987 ईस्वी में जो है ना एक नीति बना गया था, राष्ट्रीय जल नीति। नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए बच्चों कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए है क्या, जल संकट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। जल संकट क्या है, तो स्वीडन के किसी वैज्ञानिक जिसका नाम फॉल्कनमार्क थे, हम बताए थे ना वो फॉल्कनमार्क साहब के बारे में, उसके अनुसार किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की उपलब्धता है और इससे कम जल उपलब्ध है तो वो जल संकट में कहते हैं उसे। तो फॉल्कनमार्क तो आ गया था उस आदमी के बारे में पूछने की, हाँ चलिए बताइए तो आपके यहाँ जल संकट है कि नहीं, तो बोला क्या नहीं। तो वो हमारे इंडिया में तो जल संकट की भाई कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंडिया भी बढ़ रहा है, उसके कदम बढ़ाया जा रहा है। तो वर्तमान में भारत में प्रत्येक व्यक्ति 1300 घन मीटर जो प्रधानमंत्री बोल दिया था कि जल उपलब्ध है। जल पीने के साथ साथ बहुत से कामों में भी उपयोग में लाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का 22% हिस्सा जल से होता है, समझे। तो देखिए आपका जो डिफिनेशन है ना जल संकट का, वो कहाँ पे ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो आपका जो डिफिनेशन है जल संकट का वो यहाँ से शुरू करिएगा जल संकट लिखना। अब बस यहाँ ये भारत वाला लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको बच्चों। ये भारत का जो आपको है वर्तमान में भारत, तो ये इसके बारे में आपको लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, समझे। ये आप नहीं भी लिखिएगा आप इसके बारे में तो चलेगा, बस आप इतना लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा बात है तो फिर बात ख़त्म, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए जल संकट से निकलने के लिए 1987 ईस्वी में एक नीति बनाया गया जिसका नाम राष्ट्रीय जल नीति है। चलिए आगे बढ़ते, ये हम बता दिए हैं आपको पहले ही। अच्छा, अब जैसे बता दिया कि हाँ जल संकट हुआ है तो अब इसके बचने के लिए भी तो कुछ उपाय होगा, ठीक है ना। पहले तो इसका फर्स्ट में क्या काम है बचने का। आप लोग तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग, पहले ये बताइए। आप लोग मीठे पानी से ही नहाते हैं, खास करके गर्मी के मौसम में उड़ दिए जा रहे हैं पानी ऊपर में, पता है। जब नहाना है आपको 2 बाल्टी पानी से, आप गर्मी है ज़्यादा नहा लिया, पानी है ठंडा, बस उसी कारण से नहा लिए 10 बाल्टी पानी से। सब पानी पीने लायक है, पानी तो नदी नाला में जाएगा। वो तो 10 माइनस 2 कितना हुआ, तो वो जो 8 लीटर पानी है वो 8 लीटर तो गया काम से, बर्बाद हुआ 8 लीटर पानी। क्या सही है ना, सही बोल रहे हैं ना, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका ठंडी के मौसम में क्या करेंगे, शहर के व्यक्ति गीजर आता है एक, समझे, वो गर्म गीजर से पानी गर्म करेंगे, वो आराम से नहाए जाएंगे, उसको कोई परवाह ही नहीं है पानी का। और वो पानी कहाँ गया, तो गया नाली में। तो सबसे पहला जो है ना जल संकट मानिए आ गया, हम लोग के ऊपर संरक्षण का जब काम करना पड़ा, तो क्या हम लोग को पहले जागरूक हो जाएंगे कि अपना पानी बर्बाद नहीं करना है भाई। पानी हम काहे बर्बाद करेंगे। और घर के बगल में देखिए सब चीज़ पेड़ से होता है। ये एक जो पेड़ को जो आप मामूली चीज़ समझ रहे हैं, ये पेड़ मामूली चीज़ नहीं है आपका, ये सब चीज़ भाई पेड़ से होता है। ये पेड़ नहीं है तो कुछ नहीं है, समझे। ये जो पेड़ है तो ये सब चीज़ पेड़ से होता है भाई। पेड़ भी कुछ अच्छा बनना चाहिए, ठीक है भाई, इससे अच्छा नहीं बनेगा। तो ये पेड़ जो है, बोलिएगा भैया कि पेड़ जो है, बताइए ये पेड़, आप पानी के लिए पेड़ कहाँ से आया। अभी जो पानी हो रहा है ये पेड़ कहाँ से, पानी से क्या रिलेशन है इस पेड़ का। तो आप बता रहे हैं इस पानी से क्या रिलेशन है। पेड़ के कारण ही हमारा जो ये पेड़ है, ये जो आपको जो पेड़ लग रहा है वैसे आपसे बड़ा है, ये पेड़ के कारण ही जो है आपके लिए जो है ना वो पानी की व्यवस्था हो पा रही है, समझे। देखिए सब चीज़ पेड़ पौधा पे है, ऑक्सीजन पे है, ये सब चीज़ है, समझे। इससे मतलब पर्यावरण संतुलन में रहेगा, जल का वाष्पीकरण और सब चीज़ सही से होगा। इसके कारण से ये पेड़ नहीं रहा तो भाई कुछ नहीं है, समझे। अभी देखिए जैसे कि ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, धूप अधिक है। और देखिए तो गांव घर में जाकर के ठंड के मौसम में जहाँ पेड़ है, पेड़वे भाई गर्मियों के मौसम में पेड़ ठंडा कर देगा जगह को। पहले आप बूढ़े व्यक्ति को जब देखिएगा कि अब गांव घर में, तो अब तो भाई गांव घर में भी लग गया है पंखा,
देखिएगा क्या करेंगे, एकदम मचान टाइप बना रहेगा पेड़ के पास। ये पेड़ हम इसलिए मचान वाला पेड़ बनाए हैं, समझे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो लोग मचान बना लेंगे, आराम से पेड़ के पास मचान पे बैठे रहेंगे, पेड़ की ताज़ी हवा लगाएंगे, ठीक है ना। एक अशोका का पेड़ है, उसमें और अच्छा हवा आता है, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने के साथ प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिएगा। जितना से ज़्यादा हो अपने दोस्तों को बुलाइए, समझे बच्चों, जितना से ज़्यादा हो अपने दोस्तों को बुलाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमको कुछ इसी प्रकार से जल संरक्षण के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। तो देखिए जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो जल संरक्षण से क्या समझते हैं, जल संरक्षण जल की वह प्राकृतिक संसाधन है, समझे। संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय। जल संरक्षण जो की क्रिया, जो प्राकृतिक संसाधन मानव अपनी आजीविका और उत्पादन अनुक्रिया के द्वारा जल को सुनिश्चित करता है, समझे। और अतः जल प्रदूषित होने और व्यर्थ खर्च अथवा जल चक्र की स्थिति बने रहे। जल चक्रण की जो स्थिति हम बताए थे कि जल चक्रण कैसे होता है, तो वायुमंडल में जाता है पानी, फिर बरसता है, तो जल चक्रण की स्थिति बनी रहे। और इस हेतु जो हम मानवों द्वारा बचाव कार्यक्रम या उपाय किए जाते हैं उसे जल संरक्षण कहते हैं। देखिए बच्चों आप इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। कहाँ से, रुकिए हम बता रहे हैं। तो देखिए जल को प्रदूषित, हाँ एक सेकंड, आप जब इतना भी लिख दीजिएगा ना तो चलेगा आराम से। इतना दूर आपको जब इतना ही लिख दीजिएगा, जल को प्रदूषित होने से तथा व्यर्थ खर्च होने अथवा, हाँ जल को प्रदूषित होने, व्यर्थ खर्च होने अथवा जल की चक्र की स्थिति बनी रहे, इस हेतु जो हम मानवों के बचाव कार्यक्रम है और उपाय किए जाते हैं उसे जल संरक्षण कहते हैं। लेकिन 2 नंबरा में पूछेगा तो आप इतना भी लिखे चलेगा, लेकिन ये 5 नंबरा में पूछेगा तो जिसके कारण से आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। और संरक्षण अथवा मिट कह रहा है, सॉरी, हाँ, तो संरक्षण उपाय किए जाते हैं और इसे जल संरक्षण कहते हैं, समझे। और जल संरक्षण संसाधन अथवा निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं जो नीचे वर्णित है। पहला, जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वह प्रण ले कि आप जल को बर्बाद नहीं करिएगा, अपने आप में प्रण ले लें, ठीक है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न तरीके हैं, इसे अपनाना चाहिए और वर्षा जल को बचाना चाहिए। घर के आसपास अथवा प्रति जमीन पर संभव वृक्ष लगाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ तो देखिए क्या बोला जाएगा यहाँ पे, होगा क्या कि यहाँ पे आप पहले ये समझिए, ये मानिए घर हुआ, ठीक है ना। अब घर के यहाँ पे मिट्टी है, ये क्या करेगा, सॉरी, हाँ तो घर है यहाँ पे, और घर के यहाँ पे जो है ना ऐसे करके आपको एक खड्डा खोद दिया जाएगा जिसमें पानी जाएगा और उस पानी को दोनों तरफ से जाएगा। तो ये क्या क्या, ये गड्ढा तो टंकी का काम किया है, क्या चीज़ का काम किया है, टंकी का। तो जिसके कारण से इस घर का जो पानी जमा हो रहा है तो वो टंकी में जा रहा है। राजस्थान की बात बता रहे हैं, ये राजस्थान की बात है, ठीक है ना। तो उस पानी जो जमा होगा उस टंकी में, तो उस टंकी को क्या बोला जाएगा, टांका बोला जाएगा। क्या, टांका बोला जाएगा, है ना। सब जब जानते हैं कि हाँ भाई पानी गिर रहा है टंकी में, इसलिए उसको बस टांका नाम से बोला गया। बोला जैसलमेर कि हम तो सबसे अलग है भाई, हम सबसे अलग हैं राजस्थान में, हम टांका नहीं बोल के हम उसको जोहट बोलेंगे, जोहट, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको जोहट बोलेंगे। और बिहार तो भाई उसको तो पोखर ही बोलेगा, ठीक है ना। तो चलिए उतना ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए क्या है, राजस्थान राज्य के वीरानो, फालोदी, बडोर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल की भूमिगत टंकी किया जाता है जिसे टांका कहते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है। देखिए ये जैसलमेर की बात कर रहे हैं, किसका है, तो जैसलमेर की, जो अलग है एकदम अलग भटका आदमी जिसको बोलते हैं वो जैसलमेर है अपना, ठीक है ना। तो जैसलमेर की बात कर रहे हैं, तो वो गड्ढे का निर्माण किया जाता है जैसे राजस्थान के जैसलमेर। भाई आ गए आप, कहाँ थे सर इतने देर से, जैसलमेर, ठीक है ना। तो जैसलमेर में खादिर, जैसलमेर तो भाई एक नाम से संतुष्ट भी नहीं हुआ, एक खादिर नाम बोल दिया, बोला कि हम खादिर और जरहोट नाम से जानेंगे इसको, जोहट, ठीक है ना, नाम से जाना जाता है। तो अब
बोल दिया कि भाई एक जिद्दी आदमी है, जोहड़ और खादिर बोलेगा तो बोलने दो वहाँ पे। तो वो लोग तो भाई जोहड़ और खादिर में खुश है, ठीक है ना। तो चलिए, और देखिए कर्नाटक का जो मैसूर है वहाँ छत पे जल संग्रह की व्यवस्था है। मैसूर जगह में भी छत जल संग्रह की व्यवस्था है कर्नाटक के। तो देखिए ये भी एक जो है ना बहुत अच्छा काम किया है ये लोग कि वर्षा जल को संग्रह। एक और बात पता है आप लोगों को, पता है ये मेघालय का नाम तो सुने होंगे आप लोग, मेघालय का नाम तो आप लोग सुनेंगे। वहाँ पे एक शिलोंग नामक जगह है, ठीक ना। मेघालय में एक शिलोंग हो गया, फिर अभी प्रेजेंट में लीजिएगा ना तो चेरापूंजी आप समझिए, मेघालय में चेरापूंजी समझे। तो चेरापूंजी में जो है ना 25% जल जो है, कितना कम नहीं हुआ 25% जल जो है ना वर्षा जल को ही संग्रहित करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे भी इसी बात पे चर्चा कर दी गई है। मेघालय के चेरापूंजी में 25% जल छत संग्रह से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब एक और परियोजना की बात की गई है यहाँ पे, एक और परियोजना है बच्चों। तो वो परियोजना है सोन परियोजना, ठीक है ना। वो सोन परियोजना के बारे में क्या है, तो ये सोन परियोजना नाम से पता चला आप लोगों को एक नदी का नाम याद आ रहा है सोन से, भाई सोने की नदी सोन नदी। तो देखिए जहाँ के सोना अंग्रेज लूट के गए थे, याद आया, वही नदी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है सोन परियोजना में। देखिए सोन परियोजना सोन नदी परियोजना के साथ यहाँ में पहली परियोजना, देखिए ये सोन नदी पे ये परियोजना है, यहाँ साथ साथ यहाँ पे जो इस जगह की वो पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार जो है, जो अंग्रेज की बात की कर रहे हैं यहाँ पे, जो लूटा है बढ़िया से, ब्रिटिश सरकार के सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिक फसलों का उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया। ब्रिटिश में जो है ना सिंचित भूमि में जो सिंचित भूमि है उसको वृद्धि करने के लिए जो एक अधिक फसलों और उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का जो हमको विकास किया है। तो इस में डेहरी के समीप पूरब और पश्चिम दिशाओं में नहर निकलती है। डेहरी नामक जो जगह है, ये जो डेहरी नामक जगह है, ये हमारा डेहरी नामक जगह है। यहाँ पे एक पूरब में नहर निकलेगी, एक पश्चिम में नहर निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 130 मीटर है। ये जो है ना डेहरी में जो दोनों का है तो 130 मीटर इसकी लंबाई है, समझे, ठीक है ना। तो देखिए 130 मीटर नहीं, सॉरी 130 किलोमीटर पूरब नहर पटना से गया औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। पूरब में जो निकलता है ना, ये जो पूरब का है, तो वहाँ पे पटना हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद, ये सब जो जिला है ना, तो उसमें 3 लाख हेक्टेयर, कम नहीं होगा 3 लाख हेक्टेयर, 3 लाख हेक्टेयर जो है वो भूमि को सिंचित कर देता है, ये पूरब में जो निकलता है, समझे। तो इस नहर को पश्चिम शाखा में 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पश्चिम में जो है ना, पश्चिम की जो शाखा है वहाँ पे 3 उपशाखाओं का, कितनी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पहला जिसमें भरा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। पहला जो है ना भोजपुर को सिंचित करती है, दूसरा बक्सर को, और तीसरी शाखा जो है ना चेसा क्षेत्र में होगा, ठीक है ना, चेसा क्षेत्र में होगा। इस प्रकार त्रिशाखाएँ, ये जो त्रिशाखाएँ बक्सर रोहतास भोजपुर 3 जिले को प्रभावित, ये 3 शाखाएँ हमारी, ये 3 जिले को प्रभावित करती है, बक्सर भोजपुर रोहतास, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए भू विकसित रूप में, ठीक है ना, भू विकसित रूप में यह नहर 3 लाख हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करते हैं। भू विकसित जो रूप है वहाँ पे 3 लाख, कितना, तो 3 लाख को जो वो सिंचित करती है, समझे बच्चों, 3 लाख को वो सिंचित करेगी ये नहर, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, और तब तक आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब, और नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आप भी मोटिवेटेड रहें, और आप लोगों को भी वीडियो मिले। और देखिए ये शायद हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, कि देखते हैं एक और है शायद, हाँ, तो अब फिर ये ऑब्जेक्टिव है तो चलिए वो करवा देंगे। तो देखिए अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तब तक में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए भारत के नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो प्रमुख कारण है नदी प्रदूषण का, भाई नदी तो हम तो गंगा को भी नहीं छोड़े हैं, तो कारण तो अब जानेंगे ना कि गंगा जैसी पवित्र नदी कैसे प्रदूषित हो गई। तो देखिए भारत, ठीक है ना,
भारत नदियों का देश है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, भारत नदियों का देश है, ठीक है ना। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक बहुत सारी नदियाँ सहवाहिनी परंतु सहवाहिनी नहीं सदावाहिनी परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश ने कई प्रकार के प्रदूषणों को बढ़ा दिया है। कितना अच्छा काम किया, कितने प्रकार के प्रदूषण बढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया काम, देश तरक्की कर रहा है भाई, प्रदूषण कर रहा है, हमारे प्रदूषित कर रहा है नदी को, कितना तरक्की करा है, ठीक ना। प्रदूषणों को बढ़ा रहा है। नदियों को प्रदूषित होने के कारण जो है, देखिए अब गर्व वाला बात किया जाएगा, यहाँ पे नदी प्रदूषित हुआ है, गर्व की बात है। अब पहला गर्व की बात क्या है कि कारखानों में उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल दो आंतरिक तत्वों नदी को सीधे सीधे प्रवाहित कर देने का कचरा कर देने से कचरा, देखिए कचरा और को तो अब कारखाना जो है ना सीधा नदी में ही बहा देता है। देखिएगा बड़े बड़े कारखाने जो होंगे, ये मानिए नदी बहती है तो बड़े बड़े कारखाने भी यही नदी के बगल में होंगे। हम लोग को बहाना है ना कचरा, तो किसको गंदा करेंगे, तो नदी को करेंगे। तो नदियों में मृत पक्षियों को डालने में, कितनी बढ़िया बात की, मृत पक्षियों को डालने में, मवेशियों को नहाने से नदी में नालियों को जोड़ने अथवा प्रदूषित हो रही, नदी नालियों को जोड़ने से नदी प्रदूषित हो रही है। देखिए मृत पक्षी भी कहाँ जाएगा, तो नदी में जाएगा, मवेशी नहाएगा नदी में नहाएगा, नाली जाएगा नदी में जाएगा, तो नदी क्या स्वच्छ होगा, तो नहीं, नदी प्रदूषित होगा, समझे। तो इन सब से थोड़ा बचा के रखना है हमारी नदी को भी शुद्ध करना है। तो चलिए आपका ये टॉपिक आज ख़त्म हुआ चैप्टर के साथ। तब आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और कमेंट पे एक अच्छा सा कमेंट करिए। तो देखिए बच्चों, अब जो समझ में आ गया है तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोसी नदी पे कसाह बांध कब टूटा था, तो ये कब टूटा था, तो अपना 2008 ईस्वी में टूटा था। और कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है, तो 96.5% महासागर में भाई। फिर क्या है, फिर है अलवणीय या मीठा जल कितना प्रतिशत पीने के योग्य है, तो 2.5% है, 2.5% है। वर्षा जल का कितना प्रतिशत वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, 20% है। और जो 80% वो जमीन के अंदर जाता है, ठीक है। जल किस गोलाई को कहा जाता है, तो जल गोलाई जो है दक्षिण गोलाई को कहा जाता है। स्थल गोलाई किस गोलार्ध में को कहा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। यहाँ गोलार्ध होगा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ गोलार्ध होगा। तो किस गोलार्ध को कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, समझे। उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, स्थल गोलार्ध सॉरी उत्तरी गोलार्ध, और जल गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत आदिवासी निवास करती है, तो 16%। ताप्ती में जल भंडारण की क्षमता है, ताप्ती जो है उसमें जल भंडारण की क्षमता 97% है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो भी काफ़ी अधिक लंबा हो चुका है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है, यहाँ बने रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक बार वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को भेजिए इस चैनल पे, और ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और दोस्त को भी ज्ञान की प्राप्ति हो, आपके जो दोस्त हैं उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो, वो लोग भी पढ़ें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।